everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, राइट। तो हम इनके सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो आई होप चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें अपना चैप्टर को रिवाइज करने में हेल्प करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमिन द वेदर ऑफ अ प्लेस। तो हमें उन एलिमेंट्स के बारे में बताना है जो एक जगह के वेदर को डिटरमाइन करती हैं। बेसिकली जो एक जगह के वेदर का हमें के बारे में हमें बताती हैं, राइट, कि उस जगह का वेदर कैसा होगा, ड्राई होगा, वेट होगा, कोल्ड होगा, हॉट होगा। तो अगर आपने न्यूज़पेपर को ध्यान से देखा है तो न्यूज़पेपर में स्टार्टिंग में टॉप में एक छोटा सा कॉलम रहता है और वो होता है वेदर से रिलेटेड, राइट। तो कुछ ऐसा होता है वो कॉलम, उसमें हमें कुछ चीज़ें दी गई होती हैं, जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, देन सनराइज, सनसेट, मून सेट, देन मून राइज, एंड देन फॉग या मिस्ट कैसी रहेगी मॉर्निंग में, देन हमारा जो स्काई है वो क्लियर होगा, क्लाउडी होगा या पार्टली क्लाउडी होगा, राइट। तो उसके बारे में भी हमें पता चलता है। देन मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ये तो हमने पढ़ा ही है कि वो हमें बताता है कि एक दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाएगा और मिनिमम कितना रहेगा। उसके सिवा वो हमें ह्यूमिडिटी के बारे में भी बताता है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी उस पर्टिकुलर दिन में, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अपने वेदर, जिनको हम बोलते हैं कि अच्छा ये हमारा वेदर है, ये इस जगह का वेदर है, राइट। तो उसमें आते हैं टेम्परेचर, राइट। सबसे पहले है टेम्परेचर, देन ह्यूमिडिटी, देन रेनफॉल, कितनी संभावना है आज बारिश होने की, है ना। सुनते हैं ना हम, कहाँ पर, न्यूज़ में सुनते हैं कि आज इस जगह दिल्ली में आज 50% संभावना है, 50% संभावना है बारिश के होने की, राइट। तो ये वही रेनफॉल है। देन विंड की स्पीड जो है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वेदर का। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि एक जगह का वेदर जो है ना वो कैसा होता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगर आप अपने न्यूज़पेपर में एक छोटी सी, वो जो छोटा सा कॉलम होता है ना, आप उसको भी ऑब्जर्व कर लोगे ना तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है when are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day। तो अगर हम एक दिन की बात करें तो दिन में ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडी रहती है, फिर उसके बाद क्या होता है, धूप आना शुरू हो जाती है, फिर गर्मी बढ़ जाती है, फिर बाय द इवनिंग वो फिर से ठंडा होने लग जाता है। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ कब रहा है, जब सन राइज हो रहा है ना। तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जा रहा है क्योंकि सन की हीट आ रही है जो अर्थ को गर्म कर रही है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो हमें कब देखने को मिलते हैं एक दिन में। तो अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में सबसे गर्म हमें कब मिलेगा। हम यूजुअली आपने सुना होगा, मतलब अपनी मम्मी को बोलते हुए, अगर आप बोलो कि मम्मी चलो मुझे अभी प्लीज़ खेलने जाना है, और मम्मी देखे ओहो दिन के 1-2 बज रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट अर्थ पे आती हैं और उस टाइम अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको कभी भी बोला जाए कि आपको आज का दिन ऑब्जर्व करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा है, तो आप मैक्सिमम टेम्परेचर कब देखोगे, वही आफ्टरनून के टाइम, ठीक है, 12-1-2 बजे इस टाइम पर आप देखोगे। वहीं पर अगर आपको बोला जाए कि आपको मिनिमम टेम्परेचर भी नोट डाउन करना है तो उसके लिए पूरे दिन तो हम बैठेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम अर्ली मॉर्निंग का टेम्परेचर देखेंगे। अब क्या होता है, शाम को सनसेट हो गया, ठीक है। अब सन की रेज हमारे एटलीस्ट हमारी जगह पे नहीं आ रही है क्योंकि हम अपनी जगह का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वहां पर नहीं आ रही है।
तो क्या हुआ है कि अब टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अब पूरी रात भी सन नहीं था तो टेम्परेचर कम रहा और ये कम होता गया और ये हमें मिनिमम मिलता है अर्ली मॉर्निंग में, जब सनराइज नहीं हुआ होता है, ठीक है, और सन को सेट हुए बहुत टाइम हो चुका होता है। Okay, so when will you observe the maximum temperature in a day? So that is in the afternoon. And about minimum temperature, it is in the early morning, it is early in the morning, right? Simple question है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, हमें स्टेटमेंट्स पढ़नी है और उन ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले है द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। तो अगर हम डे टू डे एवरेज वेदर देखें, से 10 साल तक देखें, ठीक है, ऑब्जर्व करें एक ही जगह का वेदर, तो वो हमें किस चीज के बारे में बताएगा? वो हमें बताएगा उस पर्टिकुलर जगह के क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, कि वो गर्म रहता है, ठंडा रहता है, ड्राई रहता है या वेट रहता है, ठीक है। सो इट विल बी क्लाइमेट। ओके, सेकेंड है अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश एंड डैश। तो हमें बोला है कि एक कोई जगह है जहां पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है, और टेम्परेचर जो है उस जगह का वो भी बहुत हाई रहता है, बहुत बहुत हाई टेम्परेचर जाता है। तो अगर हम बात करें उस जगह के क्लाइमेट की, तो वो कैसा रहेगा थ्रू आउट द ईयर, कैसा क्लाइमेट रहेगा? तो क्लाइमेट जो है, क्योंकि बारिश कम है तो मतलब ड्राई होगा, वेट तो होगा नहीं, राइट? सो इट विल बी ड्राई। एंड सेकेंडली द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, सो इट विल बी हॉट, ठीक है। ओके, नाउ द थर्ड वन, द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर डैश एंड डैश। तो जो हमारे अर्थ के पोलर रीजन्स हैं, सॉरी, जो रीजन्स हैं, दो ऐसे रीजन्स हैं जहां पर टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीम रहता है, ठीक है, एक तरफ बहुत गर्मी रहती है और एक तरफ बहुत ठंडी रहती है। तो एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं पोलर रीजन, और दूसरा है जो ठंडा रहता है, ठीक है, और दूसरा है हमारा ट्रॉपिकल रीजन जो गर्म रहता है। सिंपल। Okay, so I hope these three blanks are clear to everybody. Let's move on to our next question. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो हमें जम्मू कश्मीर, केरला, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बताना है कि जनरली वहां पर कैसा रहता है, ठीक है। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी तो होती नहीं है, राइट? तो मॉडरेट सी गर्मी होती है, मॉडरेट ड्राई भी नहीं है वो स्पेल, सो इट इज़ मॉडरेट hot and it is moderate wet. So we can mention here moderately. So it is moderately hot and moderately wet, right? वहीं अगर हम केरला की बात करें, ठीक है, अब साउथ की तरफ हम चले गए तो वहां पर वेदर कैसा होता है? वहां पर ठंड तो नहीं होती है लेकिन वहां पर गर्मी होती है, राइट? और वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है ना? सो इट इज hot and it is wet, right? So we can mention here hot and wet, right? थर्ड है राजस्थान। तो राजस्थान कैसा है? सबको पता है राजस्थान क्या है, रेगिस्तान है, डेजर्ट है। तो मतलब क्या है, वहां पर बारिश भी कम होती है तो वो ड्राई होता है लेकिन बहुत ज्यादा गर्म है। सो इट इज हॉट एंड ड्राई, राइट? अब हमारा लास्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो मेजरली अगर हम पूरे साल में देखें ना तो मेजरली वहां पर बारिश होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ ईयर वहां पर बारिश होती रहती है। तो वहां का जो क्लाइमेट है वो यूजुअली रहता है वेट क्लाइमेट। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इन जगहों की जगह और भी कुछ दे दिया जाए तो आई होप आप
अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख पाएंगे, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट। तो वेदर क्या है एक जगह का? वेदर एक जगह का हम बोल सकते हैं कि एक डे टू डे जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, टेम्परेचर में है, ह्यूमिडिटी में है, विंड की स्पीड में है, रेनफॉल में है, वो सारे डे टू डे चेंजेस जो हो रहे हैं क्लाइमेट में, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट है क्या? क्लाइमेट बेसिकली हम वेदर देखते हैं, मतलब से ओवर 15 ईयर्स, 10 टू 15 ईयर्स का हम एक ही जगह का वेदर देख रहे हैं कि अच्छा अब इस टाइम पर क्या कैसा रहा यहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर की, तो मोस्टली वहाँ पर क्या रहा, वहाँ पर ठंडा ही रहा, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? थोड़ा ठंडा है, ठीक है। वहाँ बहुत बारिश होती रही, सो इट इज वेट एंड इट इज मॉडरेटली हॉट। बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं रहा, बहुत ठंडा भी नहीं रहा, तो वी कैन राइट मॉडरेटली हॉट, राइट। तो वो एक लंबे स्पैन के लिए जो हम ऑब्जर्व करते हैं चेंजेस टेम्परेचर में, विंड में, रेनफॉल में, वो सारी चेंजेस आती हैं इन क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट एकदम चेंज नहीं होता है, क्लाइमेट को चेंज होने में टाइम लगता है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, राइट। अब हम बोलते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है, ठीक है। क्यों बदल रहा है? कोई डिफॉरेस्टेशन हो रही है, बाकी बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेस हैं वो हमारे एयर में आ गई हैं, उनके एयर में आने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है मतलब क्यों हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए हो रही है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल क्लाइमेट। क्लाइमेट बदल रहा है, ठीक है, ओवर फ्यू ईयर्स जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है। सो दिस इज क्लाइमेट। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस, टेम्परेचर, स्पीड, विंड स्पीड, देन रेनफॉल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वेदर की जब हम बात करें तो हम एक दिन की बात कर रहे हैं कि आज मौसम कैसा था। आज गर्मी थी, थोड़ी सी बारिश भी हुई और हवा बहुत तेज चल रही थी, राइट। तो दिस इज वेदर। तो अगर अब हम इसमें देखें तो जो वेदर है इट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, लेकिन क्लाइमेट बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, राइट। Okay, so I hope this is clear to everybody. Let's see our next question. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है following are some of the characteristics of animals. For each characteristic indicate whether it's adaptation for tropical forest or for polar regions. Do you think that some of these characteristics can be adapted for both the regions? तो हमें कुछ adaptations, कुछ characteristics दिए गए हैं, जैसे diet heavy on fruits, white fur, need to migrate, loud voice, sticky pads on feet, layer of fat under skin, white and large paws, then bright colors, strong tail and long and large beak. तो ये हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं एनिमल्स के। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रॉपिकल एनिमल्स के लिए एप्लीकेबल हैं और वो कौन से हैं जो पोलर के लिए एप्लीकेबल हैं, और क्या कोई ऐसे हैं जो दोनों रीजन्स में चल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट से, दैट इज डाइट ऑन हैवी फ्रूट्स। तो अगर हम बात करें कौन से एनिमल्स हैं जो फ्रूट्स पे को अपनी डाइट मतलब इंक्लूड रखते हैं कि हम फ्रूट्स पे ही वो डिपेंड रहते हैं, तो वो कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? कोई ऐसे एनिमल्स जहाँ पर फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, राइट। तो सोचो पोलर रीजन्स के बारे में, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर स्नो ही स्नो है। क्या वहाँ पर पेड़ों पे फ्रूट लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं, राइट। तो ये हमें मिलेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स में, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो ऐसे मॉडरेटली हॉट रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। मतलब अगर हम सर्दियों की भी बात कर लें तो सर्दियों में भी ये जो टेम्परेचर है ये 15 डिग्री से कम नहीं जाता है, और जहाँ पर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में ये टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो कुछ कंडीशंस है ना, एक तो ये बहुत सारे एनिमल्स को सपोर्ट करती हैं, जैसे मतलब जो अगर हम सिर्फ वेदर कंडीशंस की बात करें, और यहाँ पर ना बहुत सारे
प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये पर्टिकुलर एरिया जो ट्रॉपिकल रीजन है वो सपोर्ट करता है। और एक चीज जो यहाँ पर रहने वाले एनिमल्स को सपोर्ट करती है वो है ट्रीज हैविंग फ्रूट्स, मतलब ट्रीज बेयरिंग फ्रूट्स, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पेड़ों पे रहते हैं या जो जहाँ पर फ्रूट्स हैं तो वो उन फ्रूट से अपना पेट भरते हैं, ठीक है। सो आई विल राइट टी फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड आई विल राइट पी फॉर पोलर रीजन्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन का कैरेक्टरिस्टिक है। देखते हैं सेकंड है व्हाइट फर। तो व्हाइट फर किसका होता है? पोलर बेयर का होता है, राइट। पोलर बेयर का फर व्हाइट क्यों होता है? पोलर बेयर का फर व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि एक तो वो स्नो में रहता है तो उसको खुद को कैमोफ्लाज करना इजी हो जाता है, वो खुद को प्रेडेटर्स से बचा सकता है, इसलिए पोलर बेयर का जो फर है वो वाइट होता है, ठीक है। सो आई विल राइट पी ओवर हियर। ओके, कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, नीड टू माइग्रेट। तो कौन से एनिमल्स हैं जिनको माइग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी? कोई क्यों माइग्रेट करेगा? मान लो कोई एक जगह है, वहां पर कुछ लोग रहते हैं, अब उनको माइग्रेट करने की क्या जरूरत है? अगर वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, एनवायरनमेंट ठीक है, वहां पर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो सब हैं, मतलब घर भी है और खाने के लिए चीजें भी मिल रही हैं और जैसे छोटे मोटे शॉपिंग मॉल्स भी हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि अब वहां पर क्या है कि एक ऐसा टाइम आया जब वहां पर ना आसपास सारी की सारी इंडस्ट्रीज ही खुल गई, तो वहां पर वो जो छोटे छोटे मॉल्स थे ना वो भी बंद हो गए, ऐसा कुछ हुआ, वहाँ का एनवायरनमेंट उन इंडस्ट्रीज की वजह से खराब होना शुरू हो गया, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? माइग्रेट करना शुरू कर जाएंगे, राइट। तो ऐसा ही कुछ ना एनिमल्स में होता है, बट एनिमल्स में ये माइग्रेशन ना टेम्परेरी बेसिस पर होती है। होता क्या है कि जब पोलर रीजन्स में ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो कुछ जो बर्ड्स हैं वो बहुत किलोमीटर्स, यू कैन वी कांट इवन इमेजिन सो मच, बट अराउंड 15,000 किलोमीटर्स भी फ्लाई करके एक नई जगह पे आते हैं। इवन इंडिया में ही गुजरात में बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके आते हैं। अब ये कैसे माइग्रेट करते हैं, हर साल एक ही जगह पे कैसे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा मतलब इसमें सिर्फ अजम्पशंस हैं कि उनका उनके अंदर बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन है, या फिर मून, स्टार, सन, इन सबको डायरेक्शंस बताते हैं। उनके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करती है, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो बहुत सारे किलोमीटर्स फ्लाई करके वो एक नई जगह पर आते हैं और वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं, और फाइनली जब वापस से उस जगह का टेम्परेचर नॉर्मल होने लग जाता है तो वो क्या करते हैं? वो वापस चले जाते हैं। तो ये नीड टू माइग्रेट कहाँ पर हो सकता है? ट्रॉपिकल में हो सकता है ना? ट्रॉपिकल में नहीं हो सकता, वहाँ इतने सारे मतलब इतने पेड़ हैं, इतनी सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं एनिमल्स को रहने के लिए, तो दिस इज फॉर द पोलर रीजन्स अगेन, राइट। देन लाउड वॉइस, आपने कभी सुना है? जैसे मेरे घर के आसपास ना बहुत सारे पीकॉक्स हैं, तो मैंने ना बहुत सारी आवाज़ सुनी है। पीकॉक एक पेड़ पे बैठा है, एक दूसरे पे बैठा है, एंड दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। वो लाउड वॉइस से, मतलब जैसे अब हमारी एक लैंग्वेज है, उनकी भी एक लैंग्वेज होती होगी जो सिर्फ उनको समझ आती है, हमें नहीं आती है। सो दे इंटरैक्ट विद ईच अदर थ्रू अ लाउड वॉइस, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स का, ठीक है। आप ऑब्जर्व करना, आपके आसपास कोई ऐसे बर्ड्स हैं या फिर कोई ऐसे एनिमल्स हैं जो जो बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं, और देन यू ऑब्जर्व कि दूसरी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स आता है जो हमें समझ नहीं आता, बट उस बर्ड को या उस एनिमल को समझ आ जाता है, राइट। उसके बाद है स्टिकी पैड्स ऑन फीट। तो जो फीट होते हैं उन पे स्टिकी पैड्स होते हैं, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये कैरेक्टरिस्टिक है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स का। रेड आइड फ्रॉग होता है, उसके स्टिकी फीट होते हैं। वो जो स्टिकी फीट होते हैं वो उसको पेड़ के ऊपर क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, ओके। देन लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। तो लेयर ऑफ फैट हमें क्या करेगा? वो हमें इंसुलेट करेगा, राइट। मतलब कि वो हमारे अंदर हीट
ट्रैप करके रखेगा ताकि हमें ठंड ना लगे। जैसे मान लो कि बहुत जब सर्दी आई तो हमने बहुत सारे कपड़े पहन लिए, ठीक है, तो वो उसको एक लेयर ऑफ फैट मान लो, ठीक है, तो वो किस में होगी? क्या वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगी? नहीं होगी, वहां के एनिमल्स में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां इतनी ज्यादा भी ठंड नहीं होती है कि एनिमल्स को खुद को इतना ज्यादा कवर करने की जरूरत पड़ जाए। वो मिलेगी हमें पोलर रीजन वाले एनिमल्स की, क्योंकि वहां पर 6 महीने क्या होता है कि सनराइज होता है और वो राइज ही रहता है, मतलब सूर्य उदय ही रहता है, और फिर अगले 6 महीने आते हैं जब सनसेट हो जाता है और तब वहां पर एकदम ठंडी पड़ जाती है। मतलब जो टेम्परेचर है वो इवन 37 डिग्री -37 डिग्रीज चला जाता है। सोचो -37 डिग्रीज कितना कम हुआ। तो वहां के जो एनिमल्स होते हैं ना, तो उनमें क्या होती है, एक्स्ट्रा लेयर्स होती हैं फैट्स की, जो उनकी बॉडी के अंदर हीट को प्रिजर्व करती है, मतलब उसको हीट को ना बाहर नहीं निकलने देती ताकि वो एनिमल उतनी ठंडी में सरवाइव कर सके। तो ये हमने किस में पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है पोलर बेयर्स के केस में, राइट? सो इट इज related to the polar region, animals living in the polar regions. Then coming on to wide and large paws. तो अब ये wide and large paws किसके होंगे? तो wide and large paws, अगर मान लो आप जमीन पे चल रहे हो और आप चल रहे हो स्नो पे, है ना, तो सोचो कहाँ चलना आपके लिए इजी है? अपने नॉर्मल पाँव के साथ हमें चलना इजी है ग्राउंड पे। वहीं पर अगर हम स्नो की बात करें तो वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनके पाँव बहुत ही वाइड होते हैं और जो बड़े बड़े पॉज होते हैं उनके, ठीक है, वो उनको उस स्नो के ऊपर चलने में हेल्प करते हैं, right? So again, this is a characteristic related to the animals living in polar regions. Then coming on to bright colors. तो हमने क्या, आपने polar region की गए नहीं होंगे लेकिन फोटोज तो देखी होंगी, राइट? तो वहाँ कुछ ब्राइट कलर्स दिखाई देते हैं? नहीं, मोस्टली ऐसे हमें वो सफ़ेद चादर दिखाई देती है स्नो की, है ना। ये जो ब्राइट ब्राइट कलर्स हैं ये हमें कहाँ दिखाई देते हैं? ये हमें दिखाई देती हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में, है ना। तो देन this is related to tropical rainforest. Then coming on to strong tails. अब strong tail की किसी को क्या ज़रूरत है? स्ट्रॉन्ग टेल की बहुत ज़रूरत है। ये होती है मंकीज़ में, एप्स में बेसिकली, और ये उनको ट्रीज़ में क्लाइंब करने में या एक ट्री से दूसरे ट्री में जाने में या उस एक ब्रांच से लटकने में बहुत हेल्प करती है, राइट। सो अगेन ये कहाँ पर रहते हैं? ये एनिमल्स रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कोई मंकी देखा आपने? कोई फोटो ऐसी देखी जहाँ पोलर रीजन में आपको मंकी दिखाई दे? नहीं दिखाई देगा। ओके, देन कमिंग ऑन टू लॉन्ग एंड लार्ज बीक। तो आपने एक एनिमल पढ़ा होगा, सुना भी होगा, अपनी बुक में भी पढ़ा होगा, टूकन करके एक एनिमल है, TOUCAN। तो उस एनिमल की लॉन्ग और बहुत बड़ी बीक होती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी होता है, ठीक है। तो अब एक जगह से वो दूसरी जगह जाएगा, मान लो वो ब्रांच इतनी स्ट्रांग नहीं है तो वो गिर जाएगा, तो उसकी जो बीक होती है ना वो बड़ी ही लंबी होती है और बहुत बड़ी होती है, तो वो उसको अलग अलग जगह से खाना, फूड कैप्चर करने में हेल्प करती है, राइट। सो इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, ठीक है। तो वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वो ट्रीज के ऊपर बैठे रहते हैं और बैठे बैठे ही अपना खाना एक जगह से दूसरी जगह से लेते रहते हैं, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एनिमल्स में भी फिट हो रहे हैं और पोलर रीजन में भी? तो ऐसा तो अभी तक तो हमने ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं पढ़ा। सो वी कैन राइट द आंसर नो। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स have large population of animals, explain why it is so। तो अभी लास्ट ही क्वेश्चन में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ उन एनिमल्स में होते हैं या वो जो चीज़ें मतलब कैरेक्टरिस्टिक उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो पोलर रीजन में होते हैं, कुछ होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन में। तो उसमें ना हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें पढ़ी, ठीक है। तो उसमें हमने ये भी देखा कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं ना वो ट्रॉपिकल रीजन्स में रहना पसंद करते हैं, बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। वो क्यों करते हैं?
क्योंकि सबसे पहली बात है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो हॉट है और ह्यूमिड है, मतलब बारिश होती रहती है तो वहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो वेट रहता है, ठीक है, हॉट टेम्परेचर है, वेट है, ह्यूमिड है, और वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली रेनफॉल होती रहती है, वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, राइट, या वहाँ पर जो फूड होता है ना, फूड अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब फूड चेन तो हमें बेसिक सी फूड चेन हमें पता ही है, एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, ठीक है, वो पहला वाला जानवर शायद कोई फ्रूट को खा रहा है, ठीक है, तो उस तरह से वहाँ पर वेराइटी है, वेराइटी की वजह से वहाँ पर अलग अलग एनिमल्स के लिए उनके टाइप का फूड अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनको टेम्परेचर कंडीशंस भी सही मिलती हैं, उनको रहने के लिए उन्होंने अपनी कुछ अडेप्टेशंस बना ली हैं। इस वजह से जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स और ट्रॉपिकल रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स, तो हमें पता चला कि जो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं एनिमल्स उनका नंबर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एनिमल्स जो कि पोलर रीजन्स में रह रहे हैं, राइट, सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूएशन थी ये, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो आपको ये बताना है और हमें एग्जांपल्स के साथ बेसिकली हमें ये डिस्कस करना है कि कुछ एनिमल्स जो है वो उसी जगह पर क्यों रहते हैं, उन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्यों रहते हैं, मतलब वो कहीं और, जैसे अगर हम पोलर बेयर की बात करें तो पोलर बेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्यों नहीं रह रहा, वो पोलर रीजन्स में ही क्यों रह रहा है, ठीक है। पोलर बेयर यहाँ मुझे बाहर अपने घर के बाहर क्यों नहीं दिख जा रहा है, वो वहीं पर क्यों है उस स्नो में, ठीक है। तो ये हमें डिस्कस करना है विद एग्जांपल्स। तो वही जब हम पोलर बेयर की बात कर ही रहे हैं तो हम पोलर बेयर से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पोलर बेयर की बात करें तो पोलर बेयर का जो फर होता है, ठीक है, जो स्किन होती है, फर होता है, वो होता है वाइट, ठीक है। वाइट होने की वजह से एक तो ये अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना, कि किसी एक तरह से, राइट, ये अपने आप को प्रेडेटर से बचा लेते हैं, कैमोफ्लाज हो जाते हैं, है ना, तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके लिए। दूसरा ये है कि इनके जो फीट होते हैं वो भी हमने पढ़े थे कि वो वाइड पॉज होते हैं, लार्ज और वाइड, तो वो उनको वहाँ पर चलने में भी हेल्प करते हैं, इसलिए वो वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, है ना, इसलिए उनको वहीं रहना है, उनको वो ठंडा सा जो वेदर है वो उनको जमता है एकदम, उनको कोई टेंशन नहीं रहती है वहाँ पर, है ना। उसके सिवा उनके ऊपर क्या होते हैं, थिक कोट होता है, राइट, उनके ऊपर क्या होता है, थिक कोट। ये जो थिक कोट होता है ये उनको जो ठंडा एनवायरनमेंट है, मतलब जो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडी है उससे बचाता है। और गर्मियों में वो क्या करते हैं, गर्मियों में जब वहाँ पर, वही हमने पढ़ा था ना कि पोलर रीजन्स में 6 महीने तो रात है और 6 महीने दिन है, तो वो जो दिन वाला टाइम है ना, जब वहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है तो पोलर बेयर्स बहुत कन्वीनियंटली चले जाते हैं स्विमिंग करने, और वो इतने केपेबल होते हैं कि वो अपनी नॉस्ट्रिल्स बंद कर लेते हैं और वो बहुत लंबे टाइम तक पानी में रह सकते हैं, और साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं, राइट, ओके। देन जो अगर हम पोलर बेयर की बात करें, क्योंकि हमने पढ़ा कि वो वेल इंसुलेटेड होते हैं, उनके अराउंड वो फैट की लेयर्स होती हैं, तो वो बहुत फास्ट भी नहीं मूव करते, वो धीरे धीरे अपने पेस पे चलते रहते हैं और वो ओवर हीट भी नहीं होते हैं उस वजह से, राइट। तो इसलिए वो वहाँ पर एकदम उनका सही सेट मामला बैठा है, तो उनको इधर आने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें किसी भी एक एनिमल की जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है, हमने एक पढ़ा था कौन सा, रेड आइड फ्रॉग, ठीक है। अब ये थोड़ा ज़मीन पे भी घूमते रहते हैं, थोड़ा ये पेड़ों पे भी चढ़ जाते हैं। तो ये क्यों चढ़ पा रहे हैं पेड़ों में, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास हैं स्टिकी पैड्स, राइट, इनके पास स्टिकी पैड्स, तो उनकी वजह से वो स्टिक हो जाते हैं एंड दे आर एबल टू क्लाइंब द ट्रीज। वहीं पर अगर हम एप्स की बात करें तो बड़े सारे ट्रीज होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारने की कैपेबिलिटी वो रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, और उनसे ब्रांचेस से भी हैंग कर जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग
टेल्स, राइट। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, अलग अलग एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। तो दैट इज वाई मतलब उनकी जो अडेप्टेशंस है ना वो उस पर्टिकुलर रीजन को लेकर है। वहीं पर अब आप एक मंकी को जाके पोलर रीजन में छोड़ दो ना, वो बेचारा नहीं सरवाइव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो थिक लेयर नहीं है ना। ऐसा पोलर बेयर की तरफ थिक फैट लेयर नहीं है जो उसके अंदर की हीट को अंदर ही रहने दे और वो आराम से इंजॉय कर सके वहां पर पोलर रीजन में। बाकी उसका कलर वाइट भी नहीं है तो उसको कोई भी आके खा जाएगा, है ना। सो दीज आर सर्टन अडेप्टेशंस विच आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। तो वो एनिमल्स जो हैं जिनकी अडेप्टेशंस किसी एक रीजन के लिए है वो वहीं रह सकते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द अदर टाइप ऑफ क्लाइमेट, अदर वेदर, ठीक है, अदर क्लाइमेट, टू बी वेरी प्रिसाइज, अदर टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। तो एलिफेंट्स देखे हैं, बहुत ही क्यूट लगते हैं देखने में, राइट। मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। तो वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहली बात है कि उनके पास एक लॉन्ग ट्रंक होती है, ठीक है। वो ट्रंक उनका एज अ नोज भी एक्ट करती है और उसकी वजह से उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। वो आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से स्मेल कर सकते हैं। सेकेंडली, यही ट्रंक उनको हेल्प करती है नीचे से खाना पिक करने में। नीचे से या ऊपर से, कहीं से भी, कुछ थोड़ा ऊपर है तो उनकी ट्रंक उसको रीच कर लेती है, कुछ ग्राउंड पे गिरा है उसको भी वो रीच कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स देम टू पिक फूड। कितना इंटरेस्टिंग ट्रंक है, राइट। उसके बाद उनके पास मॉडिफाइड टीथ होते हैं, टस्क हमने देखे हैं ना, लंबे लंबे दांत ऐसे दो बाहर को ऐसे निकले होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका क्या काम है, वो जो ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज की बार्क होती है ना, तो बार्क वो एक्चुअली डेड सेल्स होते हैं और वो बहुत ही हार्ड होती है, बड़ी स्ट्रांग होती है। तो उसको टीयर करने में हेल्प करते हैं, जो कि एलिफेंट्स का खाना बन सकता है। मतलब वो बार्क जो है वो उन एलिफेंट्स का खाना बन सकता है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग होती है ना कि उसको टीयर करना इतना आसान नहीं है। बट एलिफेंट के जो टस्क्स होते हैं, जो मॉडिफाइड टीथ होते हैं, वो उस बार्क को उधेड़ने में बहुत हेल्प करते हैं उनकी। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट्स हेल्प देम टू हियर इवन अ वेरी सॉफ्ट साउंड। तो हमने कान तो देखे हैं एलिफेंट के, ठीक है। एक लंबा सा नोज है, दो लंबे से दांत है और दो लंबे से कान है। ये जो दो लंबे से कान होते हैं ना, ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इनका काम होता है, एक तो जितनी भी आसपास सॉफ्ट साउंड्स है ना ये उनको भी सुन लेते हैं, ठीक है। छोटी से छोटी सॉफ्ट से सॉफ्ट साउंड सुनने की कैपेबिलिटी रखते हैं एलिफेंट के ईयर्स। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपने देखा होगा कि जो एलिफेंट्स होते हैं ना वो अपने कान हिलाते रहते हैं, वो जो बाहर उनके फ्लैप्स होते हैं ना वो हिलाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो क्यों हिलाते हैं? वो बेसिकली उनकी टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मक्खियाँ मच्छर ही नहीं उड़ाते हैं, मतलब वो भी उड़ाते होंगे, उनको भी बॉदर करते होंगे वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स, लेकिन जो उनका मेन काम है ना वो है टेम्परेचर रेगुलेशन का। तो वो क्या करते हैं कि जब बहुत गर्मी होती है तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो, मतलब उन ब्लड वेसल्स में ज़्यादा ब्लड भेजा जाता है जो ईयर्स के पास होते हैं, और वहाँ से वो हीट लूज की जाती है। और दूसरा, ये फ्लैप करते रहते हैं उनके ईयर्स, तो वो बेसिकली एक कूलिंग इफेक्ट देते हैं अपनी बॉडी को। और आपने ये भी देखा होगा, मतलब वीडियोस में देखा होगा कि वो अपने ऊपर ऐसे पानी फेंकते हैं और उसके बाद अपने कानों को ऐसे फ्लैप करते रहते हैं। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो खुद को एक ठंडी सी हवा दे रहे हैं, मतलब वो हमारे पंखे का काम कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग था ना। सो दीज ईयर्स हेल्प एलिफेंट टू कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ डू एलिफेंट्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ। तो जब आपको एलिफेंट के बारे में क्वेश्चन आया ना तो उसकी एक लंबी सी नाक, दैट इज ट्रंक, उसके दो लंबे से दांत, दैट इज टस्क, और उसके दो लंबे से ईयर्स, बस इन्हीं के बारे में लिखना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, दो, हर एक के दो दो चीजें हैं हमने जो डिस्कस की, बस वो दो दो चीजें लिख देनी है एंड योर आंसर विल बी कंप्लीट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन
विच आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले है, अ कार्निवोर विद स्ट्राइप्स ऑन इट्स body moves very fast while catching its prey, it is likely to be found in। तो हमें एक स्ट्राइप वाला कार्निवोर बोला है। तो अभी तक तो वो पिक्चर आपके दिमाग में आई गई होगी, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है। और वो बहुत तेज मूव करता है अपने प्रे को कैच करने के लिए। तो ये जो एनिमल है ये हमें कहाँ मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमें मिल सकता है कि पोलर रीजन्स में। तो हमने पढ़ा था कि पोलर रीजन वाले एनिमल्स के पास ना एक वो थिक फैट लेयर होती है, और वो जो थिक फैट लेयर होती है ना वो उनको हेल्प करती है किसमें, अपनी हीट को प्रिजर्व करने में, ताकि अंदर उनकी बॉडी में हीट रहे। इसलिए वो फास्ट मूव नहीं कर सकते, नहीं तो उनकी बॉडी ओवर हीट हो जाती है। तो डेफिनेटली नॉट, पोलर रीजन में तो हो नहीं सकता वो। देन डेजर्ट में, तो डेजर्ट में भी नहीं हो सकता है, राइट। देन ओशंस में नहीं, ओशन में भी ऐसा कोई तेज नहीं भाग रहा है वहां पर। देन कमिंग ऑन टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो यस, सो दैट एनिमल लिव्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइगर की, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो अगेन द सेम क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देन विच फीचर अडेप्ट पोलर बेयर टू लिव इन द एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। तो कौन से वो फीचर्स हैं जो पोलर बेयर को हेल्प करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहने के लिए, ठीक है, मतलब बहुत सारी ठंडे वाले क्लाइमेट में रहने के लिए। तो क्या क्या पढ़े हैं हमने कि उसके ऊपर एक फैट लेयर होती है, और क्या होता है वो मतलब स्किन के नीचे फैट लेयर होती है जो गर्मी को बाहर नहीं जाने जाती, बॉडी हीट को मतलब बाहर वेस्ट नहीं होने देता है। उनके पास वाइट फर होता है, यस होता है, फैट लेयर भी होती है। देन देयर सेंस ऑफ स्मेल इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, वो अपने आसपास के आसपास जो स्मेल कर लेते हैं अपने प्रे को, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। थिन लेयर, सो नो, ये पोलर रीजन के लिए पोलर बेयर का कैरेक्टरिस्टिक तो बिल्कुल नहीं है। लार्ज आईज का कोई काम नहीं है। वाइट फर तो ठीक है, राइट। देन लॉन्ग टेल का इनका कोई काम नहीं है, इनको कहीं पेड़ों से नहीं लटकना है। देन स्ट्रॉन्ग क्लॉज, तो नो। देन वाइट लार्ज पॉज, तो ये तो है ना, लेकिन सारे ऑप्शंस सारे के सारे करेक्ट नहीं है इस ऑप्शन में। देन वाइट बॉडी, तो ये वाइट बॉडी तो उनकी है। देन पॉज फॉर स्विमिंग, तो है लार्ज पॉज है जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। देन गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, सो अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Let's see our next question. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रॉपिकल रीजन। तो अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है ट्रॉपिकल रीजन को। तो क्या वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट एंड ड्राई होता है, तो नहीं होता है। वहाँ पर रेन होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वो हॉट एंड वेट होता है, और यू कैन से हॉट एंड ह्यूमिड होता है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन तो नहीं है। देन इट इज कोल्ड एंड ह्यूमिड, नहीं, कोल्ड नहीं होता है, गर्म होता है। मतलब सर्दियों में भी जो मिनिमम टेम्परेचर है ना वो 15 डिग्री से कम नहीं जाता है वहाँ पर। तो अगेन दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। देन मॉडरेट टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, नहीं, द टेम्परेचर इज वेरी हाई। समर्स में ये टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ऊपर जाता है, तो इट इज वेरी हॉट, मतलब मॉडरेट नहीं है टेम्परेचर। तो अगेन दिस इज रॉन्ग। देन कमिंग ऑन टू द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज हॉट एंड ह्यूमिड, तो यस दिस इज करेक्ट। बहुत ज़्यादा हॉट होता है क्योंकि बारिश होती है, तो वो ह्यूमिड भी होता है, ठीक है। तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया इन क्वेश्चंस के थ्रू। आई होप आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर, राइट। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।